Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, so let's start. सबसे पहले मीत आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और आप किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड थे, वो थोड़ा बताएं। श्योर। तो मेरा नाम मीत है। मैं पीएस यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस जो एक वहाँ से एसोसिएटेड हूँ। मैं 2017 से 2021 का बैचमेट हूँ। सो मैं एक एलुमनाई हूँ उनका। 2 इयर्स हो गया मुझे ऑलमोस्ट पास करे हुए। बैंगलोर बेस्ड का मैं हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया हुआ है पीएस यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस से। ओके ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं आप? जॉब, हायर स्टडीज या स्टार्टअप्स रिलेटेड कुछ? हाँ, सो मैंने जब पास आउट किया था तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ CEO ऑफ अ नॉर्वे बेस्ड एक कंपनी है कुमोनो करके, उनका इंडिया डिवीजन में हेड करता था। एंड नाउ हमने हमारी सब प्रोडक्ट हमने एक सब्सिडरी प्रोडक्ट कंपनी चालू किया हमारी, जो हमारा एक स्टार्टअप है विच इज प्रीवेल, जो बेसिकली एक अकाउंटिंग टेक स्पेस में है। हम बेसिकली एंड टू एंड अकाउंटिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस के लिए। तो हाँ, मैं अभी मैं पैरेलली थोड़ा कंसल्टिंग भी करता हूँ, आईटी कंसल्टिंग। मेरे जो प्रीवियस कंपनी के साथ, मतलब उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हूँ, और साथ साथ हम ये सब्सिडरी कंपनी का भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो लाइफ बिफोर कॉलेज की अपन शुरुआत की तरफ थोड़ा सा जाए तो मेरे को ये बताएं कि 10th के बाद कैसा आपका साइंस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा कि भाई मेरे को साइंस में ही जाना है? मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर बिजनेस फैमिली से आता हूँ। सो मैं गुजराती हूँ, तो मैं गुजरात से हूँ। सो मेरे पापा एक डायमंड बिजनेस चलाते हैं। सूरत में से हूँ, सो डायमंड टेक्सटाइल ही वहाँ पे है। तो मेरे पापा वन ऑफ द डायमंड मर्चेंट्स है। तो वो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि तुम कॉमर्स ले लो, ताकि वही फैमिली लाइन में हम चालू हो जाएंगे। बट मेरे को पहले से ही कंप्यूटर्स थोड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। एंड मुझे ऐसे ही पहले से था कि मुझे कुछ ना कुछ इस फील्ड में करना है। तो मैंने इस बार मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि आप साइंस लो और बच्चा कॉमर्स चाहता है। मेरे सेंस में पापा बोले थे कॉमर्स ले ले, मैं बोला था नहीं मुझे साइंस ही करना है। तो तब से मैंने चालू किया था। 11th-12th मैंने मेरी स्कूलिंग नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल से किया है, लैंसेस आर्मी स्कूल सूरत से। सो सब में कंप्लीटली उधर से किया। एंड मैंने कोचिंग 11th-12th में आकाश से की थी। हाँ, ओके ओके। तो अगर कॉलेज की बात करें तो आपका जब एडमिशन हो रहा था इस कॉलेज में, तो जनरल सिचुएशन थी कि भाई जो रैंक आती है उसके हिसाब से यही ब्रांच मिल रही थी आपको आराम से, या फिर आपका पहले से इंटरेस्ट था कि मेरे को इसी ब्रांच की तरफ जाना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो? अच्छा, सो पहला आंसर देता हूँ कि मेरे को क्लियर था कि मेरे को सीएसई करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करूँ तो मेरा जेई बहुत मिजरेबल था। मतलब मैंने क्लियर नहीं किया था मेंस, तो मेरे सिर्फ 79 आए थे। फिर मैंने गुजकेट दिया, बट गुजकेट में मेरा परसेंटाइल, गुजकेट गुजरात के लिए एग्जामिनेशंस थी, तो वो वहाँ मेरा इसके लिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं टेक्निकली सीबीएसई स्कूल से था, तो वहाँ पे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर मैंने महाराष्ट्र सीईटी भी दिया था, बट सिमिलरली क्योंकि मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट था, तो मेरा कुछ नहीं था। कॉमेड के करके एग्जाम होती है स्पेसिफिकली फॉर कॉलेजेस इन बैंगलोर एंड कर्नाटका, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। तो मैंने कॉमेड के दिया था, ऐसे ही दे दिया था मैंने। मैंने जैसे VIT SRM जो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, मैंने बोला कि चलो कर्नाटका भी दे देते, क्योंकि IT सेक्टर है, बैंगलोर माना जाता है, तो मैं दे देता हूँ। मेरा कोई प्लानिंग नहीं था यहाँ आने का, बट लकीली मेरा रैंक 1148 आ गया। मुझे अभी भी याद है मेरा कॉमेड के का रैंक। तो मेरा रैंक वो आया, और उसके बेसिस पे मैं क्लियर था मुझे सीएसई करना है। तो फिर यहाँ पे मेरे एक भैया रहते थे, उनके बारे में मैंने रिसर्च करवाई, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, उसमें भी अलग अलग काउंसलिंग राउंड्स थे। सो फर्स्ट यहाँ पर बैंगलोर में तब जनरली जब मेरे टाइम पे 2017 में 4 कॉलेजेस मेजर थी, वो थी RV, BMS, MS रामैया और PS। तो ऐसा था कि मुझे इन 4 में से कोई एक में मिल जाएगा CS, तो मैं मुझे चलेगा। बट RV BMS की रैंकिंग मेरे अंडर नहीं थी। रामैया का CS में क्रैक नहीं कर पाया था। मेरी PS 4th ऑप्शन थी उस टाइम पे। तो मैंने इसी कैंपस को सिलेक्ट किया था। तब उसका नाम पेसेट बोला जाता था, पेसेट बैंगलोर साउथ कैंपस।
तो और उसमें मेरा लग गया था सेकंड राउंड में, तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद थर्ड राउंड भी आया था और फिर मैंने अप्लाई नहीं किया उसपे मेरे को रामई और बीएमएस दोनों मिल रहा था, बट मेरे को ऐसा था कि मैं सेट हो गया था ऑलरेडी, मुझे एटलीस्ट मेरा रूममेट्स मिल गए थे हॉस्टल में, तो मैंने बोला अभी नहीं जाना है मुझे। ओके, गॉट इट। सो लाइक रिसर्च की भी आपने बात करी, कॉलेज के वक्त काफी बच्चे रिसर्च करते हैं कि अच्छा से अच्छे ऑप्शन ले पाए। तो आपको क्या लगता है कि ब्रांच चूज करते वक्त बच्चे देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं कि भाई 4-5 साल क्या कोर्स रहेगा उस पर्टिकुलर ब्रांच में, और क्या ऐसा करना फायदेमंद होता है, या बच्चे नहीं करते? आप क्या राय देना चाहेंगे, करना चाहिए? एक्चुअली करना तो चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ जो 4 लोगों ने बात बोली होती है उसी उसी के बेसिस पे चले जाते हैं, बट एक इन डेप्थ रिसर्च ऑफ क्या पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें इंटरेस्ट लगेगा भी कि नहीं वो कोर्स में, वो ब्रांच में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वक्त जो मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स थे, उन्होंने हमें सिर्फ एक ही चीज बताई जाती थी कि भाई तुम कॉलेज ले लो, आईआईटी एनआईटी ले लो, फिर बाकी कुछ भी ब्रांच कर लेना। सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल दे दिया जाता था कि उसने भी मेटलर्जी करके सीएस छोड़ दिया, पर वो 1 in a million होता है। मेरा पहले से इंटरेस्ट क्लियर था कि मुझे कंप्यूटर्स ही करना है, तो मैं कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, बट मैं कंप्यूटर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं बहुत क्लियर था उस सेंस पे, क्योंकि मेरे को दूसरी कोई इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो इसके लिए मेरे एंड पे तो मैं बेसिक रिसर्च की थी मैंने कि यहाँ पे जो रिव्यूज देखते हैं वो सब, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मेरे को पता चले कि एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाता है, क्या होता है इन डेप्थ कोड। अब जब मैं मेरा भाई जब मास्टर्स के लिए अभी गया हुआ है यूके, तो उसको हमने यही अप्रोच किया हुआ है, क्योंकि मैंने रियलाइज कर दिया कि भाई अंदर का इंटरनल कोर्स स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर करता है रादर देन तुम बाहर के रेटिंग्स और रैंकिंग्स के बेसिस पे डिसीजन ले लो बस। सो वो करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए। हाँ, गॉट इट। सो लाइक आप जब आपने बताया बैंगलोर में काफी ऑप्शंस थे आपके पास इस ब्रांच को लेके, जिनमें से आप ट्राई कर रहे थे, तो जब आप इस कॉलेज के बारे में, पर्टिकुलर आपके कॉलेज के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो आपको क्या लगा कि कॉलेज के बारे में क्या माहौल है, क्या इमेज थी इस पर्टिकुलर कॉलेज की सोसाइटी में? अगर आप कौरा पे देखोगे तो बोला जाता है कि पीएस इज द स्ट्रिक्टेस्ट कॉलेज इन बैंगलोर। तो जब मैं 18 इयर्स का था 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे ऐसा था कि यार इतना साल मैंने यही मेहनत की है, अभी भी मैं स्ट्रिक्ट कॉलेज में जाऊं। बट फिर मैंने दूसरे रिव्यूज पढ़े तो वहां पे देखा कि जो एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है इस कॉलेज में वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनका उन 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 जो वे से वो लोग एक कोर्सेज स्ट्रक्चर आउट कर रहे हैं, और जिस वजह से उनका एनवायरनमेंट है जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जहाँ पर अगर सीएस करना है बैंगलोर में तो उनका बड़ा अच्छा कनेक्शंस एंड ब्रांड नेम है इस कॉलेज का। सो ये सब को वैल्यू करते हुए करा जाता है। मैंने बीच में मस्ती भी की थी, मतलब वो बीच में एक टॉगलिंग राउंड होता है ना काउंसलिंग में, तो मैंने दयानंद सागर डाल दिया था ऊपर पीएस के, और पापा को बताया नहीं था। फिर पापा ने देखा सडनली और बोला कि ये तूने क्यों किया। मैंने पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, बोला नहीं। पापा ने समझाया मुझे कि देखो करियर मैटर करता है, स्ट्रिक्ट अनस्ट्रिक्ट तो दूसरी बात है। और फिर मैंने वापस रीचेंज कर दिया। लकी हूं मैं कि भाई वो मैंने डिसीजन नहीं किया, वो मैंने स्टे रहा जो मेरे चॉइसेस थे इनिशियली। तो हाँ, उस बेसिस पे मैंने एक कॉल लिया था कि मुझे ये करना है, ऐसा लाइक पीएस के बेसिस पे। हाँ, इसी के साथ अगर एडमिशन की तरफ बढ़े तो मेरे को ये बताया, लाइक इस ब्रांच में एडमिशन के क्या क्या मेथड हैं? जेई के थ्रू होता है, या कोई अलग से कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, या कोई ओलंपियाड वगैरह की भी कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस है एडमिशन के? सो अभी अगर मैं सिर्फ पीएस की बात करूँ तो मेरे वक्त एडमिशन कॉमेट के से होता था, बट उन्होंने अब निकाल दिया कॉमेट के। सो अभी करंटली एडमिशन सिर्फ पेसैट से होता है, उनकी खुद की एग्जाम है पीएस सेट करके, पेसैट से होता है और उसकी रैंकिंग्स निकलती है। पेसैट में आपको सारी पीएस एसोसिएटेड कॉलेज मिलती है, कैसे वीआईटी और एसआरएम के अपने अपने एग्जाम्स है, वैसे ही पीएस का अपना एग्जाम है पेसैट करके, जहाँ पे आपको रिंग रोड कैंपस जो है उधर के सारे ब्रांचेस का ऑप्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस है, उधर का सारे ऑप्शन होता है। पीएस में मांड्या में भी एक है शायद, तो उधर का भी ऑप्शन रहता है। तो ये 3-4 कुछ उनकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेनली ये दोनों ही हैं जहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो हायर रैंकिंग्स पे आती है, और और आपकी डिग्री भी पीएस यूनिवर्सिटी की डिग्री आती है, जो एक बहुत वैल्यूएबल डिग्री है। अगर आप मास्टर्स करने किसी को भी पूछोगे तो इट्स लाइक अ ग्रेट डिग्री टू हैव, लाइक जैसे तो उस एसोसिएशन में पीएस की डिग्री मिलती है। बट हाँ, पेसैट से होता है एडमिशन। अभी जेई का भी कोटा है इनके वहाँ, मतलब आपको पेसैट नहीं देना हो और सिर्फ जेई का एडमिशन, सो उनका एक स्लॉट है उनके लिए, वो भी है। और इन दोनों के अलावा केसेट से एडमिशन होता है कर्नाटका सीईटी से। तो अगर आप कर्नाटका में रहते हो तो कर्नाटका सीईटी से एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो आप या तो जेई या तो पेसैट से एडमिशन ले सकते हो। जेई की सीट अवेलेबिलिटी कम है कंपेयर टू पेसैट एंड केसीटी।
ओके, गॉट इट। इसी के साथ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो उसका क्या सीन रहता है और किस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की तरफ से? हाँ, सो कॉलेज की तरफ से है मतलब मैं जिस बैच में था तब हमारे वक्त तो मैं वीटीयू वाले एसोसिएशन में था, मतलब मेरे बाद ये फ्रॉम अ स्टेट यूनिवर्सिटी टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गई थी मेरा कैंपस। बट मुझे अवेयरनेस है इस चीज की, जो यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स है, एमआरडी स्कॉलरशिप्स करके भी है और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे वो बेसिकली डिसीजन दिया जाता है आपके जो स्कोर्स आते हैं उस पे और आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है, वो उनका इंटरनल कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे आपको कॉस्ट और उससे आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप केसीईटी से जा रहे हो तो इसकी फीस कंपैरेटिवली बहुत लोअर है अगर आप केसीईटी से कंपेयर करोगे पेसैट की फीस, क्योंकि वो स्टेट एग्जामिनेशन से आप क्रैक करके आ रहे हो तो उनकी फीस बहुत कम है। तो अगर आप कर्नाटका से हो और अगर आपको एसएट से पीएस मिल रहा हो तो डेफिनेटली बहुत चीपर वे से आपका एडमिशन हो जाएगा और आप अच्छा कर जाओगे। ओके, ओके। सो डिटेल्स अगर ब्रांच के बारे में स्पेसिफिक और डिटेल में अपन जाएं तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताएं ओवर द ईयर ऑफ 4 इयर्स का जो पीरियड होता है उसमें कोर्सेज क्या रहते हैं, असाइनमेंट्स क्या रहते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है बच्चों को एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर वो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में आ रहे हैं तो उनको 4 साल क्या पढ़ना है, किस जगह मेहनत करनी है और कैसे उनको पूरा सिस्टम को करना है। श्योर। सो अगर मैं ब्रांचेस की पर्टिकुलरली जनरिक अपर हायर लेवल से कवर करूँ तो कंप्यूटर साइंस यहाँ एक बेस्ट थिंग अबाउट पीएस ये है कि आपको मेजर्स और माइनर्स दो दो डिग्री मिल सकती है, जैसे यूएस में कैसे सिस्टम है मेजर्स और माइनर्स का, वैसा सिस्टम यहाँ पर भी है। तो आप मेजर्स इन कंप्यूटर साइंस विद माइनर्स इन डेटा साइंस और मेजर्स इन कंप्यूटर साइंस विद माइनर्स, अगर मेरे को आपकी ऑडियंस को बताना हो तो मेजर्स मतलब आपकी जो मेन डिग्री होती है वो, और माइनर्स मतलब एक अलग से एडिशनल डिग्री भी दी जाती है अगर आप वो पर्टिकुलर क्रेडिट्स अवेल कर देते हो, मतलब आप पढ़ लेते हो और उसकी एग्जाम्स क्रैक कर देते हो विद इन योर कोर्स ड्यूरेशन। सो वो एक अच्छा एड ऑन है जो बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने बताया कि क्या क्या कोर्सेज है, तो सारे हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, फिर अभी तो इन्होंने ये मैकेनिकल भी है और साथ साथ ये 4 मेजरली कवर है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे सीएस विद एआई, सीएस विद डेटा साइंस, सीएस विद ब्लॉकचेन। सो बट हाँ, पर्टिकुलरली जनरिक कंप्यूटर साइंस मैंने अवेल किया था, मतलब आई हैव स्टडीड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पीएस यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस, सो आई कैन बेटर टॉक। मैं उस पे बेसिकली ज्यादा बात करूँ तो सही रहेगा। कमिंग टू द कोर्स स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा है। पहले साल पे एकदम जनरिक है जहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है और वैसा ही होना चाहिए। बेसिक्स हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा ही होता है कि आप फर्स्ट ईयर में आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो ये सब विद इन 2 सेम्स कवर किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पे है। कुछ मेन सब्जेक्ट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो वो होंगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एक करके है, जहाँ पे आपकी बेसिक कंप्यूटर साइंस की थिंकिंग जो होती है, क्या क्या एल्गोरिदम्स कौन से वैसे कोडिंग की जाती है, उस पे हाईलाइट्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है। फिर उसके अलावा इवन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के भी कोर्सेज एक सब्जेक्ट है। उसके अलावा वेब टेक्नोलॉजीज है। फिर डेटा साइंस में भी डेटा माइनिंग, एआई, ये सब भी एक एडिशनल सब्जेक्ट्स है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें वो कवर करते हैं कि कैसे इंटरनली सीपीयू का चीज स्ट्रक्चर हो रहा है, नेटवर्किंग है। सो बेसिकली एज अ कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको क्या क्या चाहिए होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या क्या एल्गोरिदम्स यूज करके मुझे एक प्रॉब्लम दी है उसको कोड करना है वो। उसके अलावा कैसे नेटवर्किंग करनी है, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज होते हैं वो कैसे डेटा बेसिस, मतलब कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे मुझे उसको रिट्रीव करना है, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे सीक्वल यूज होता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग वो भी कवर होता है। एंड वेब टेक्नोलॉजीज मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट और वो सब। तो ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं और इनकी एग्जामिनेशंस होती है, मतलब इनके आईएसएस होते हैं, वीकली आईएसएस होते हैं, मतलब वीकली एग्जामिनेशंस बोलते हैं। और फिर फाइनली एक ईएसए होता है जो एक फाइनल टर्म एग्जाम होता है सेमेस्टर का। तो बेसिकली आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक टेस्ट भी लिया जाता है ताकि आप वेल वर्स्ड हो जाओगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यूज बेस्ड और जनरिक कोडिंग भी होती है कभी कभी। तो एक प्रॉपर न्यू टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर।
और फाइनली ईएसएस देने के बाद इनके 2 ब्रेक्स है, समर में और इंटर में। विंटर में उतना वेकेशन नहीं मिलता, बट समर में इनका 1.5-2 महीने का होता है, जहाँ पर आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो। इनके अलग अलग सेंटर्स भी है, जैसे अगर मेरे को कवर करना हो तो सेंटर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग है, सेंटर फॉर डेटा साइंस है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, पेस्यूआईओ करके इनका प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे पीयर टू पीयर लर्निंग होती है। वो सेंटर्स पे आपको मेंटरशिप, रिसर्च, वो सब पे भी फैसिलिटीज दी जाती है, तो वो ब्रेक्स में आप वो सब चीजें भी कर सकते हो। सो एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वे से आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है कि आप बेसिक्स तो अवेल कर ही रहे हो, उसका सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आप उसी के ब्रेक्स में ले पा रहे हो। और जो इनके पेस्यूआईओस चलते हैं वो भी हर सेमेस्टर चलते हैं। आप इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, अगर आपके पास कोई नॉलेज है उसको शेयर करना हो, और अगर आपको सिर्फ एज अ स्टूडेंट लेना हो तो आप वो भी अवेल कर सकते हो। सो इट्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टीचर पढ़ा रहा है उस पे और साथ साथ पीयर टू पीयर लर्निंग का भी। गॉट इट। तो क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, तो अभी तो अपन ने बात करी कि कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, तो अब मेरे को थोड़ा बताएं अपने एक्सपीरियंस से कि क्या आगे स्कोप रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए इस फील्ड में, और क्या आगे पॉसिबिलिटीज हैं जो आप अपकमिंग जनरेशन को बताना चाहते हैं, जिन्हें देख के वो इस ब्रांच को चूज कर सकते हैं। हाँ, सो अभी कैसा है कि सीएस एक हाइप बन चुका है, मतलब जिसको देखो उसको सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बट ये है कि आपको आपकी नीश पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस क्योंकि लोग ले रहे तो मैं ले रहा हूँ, या फिर इसमें पैसा अभी मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आपको रियली कोडिंग करने में इंटरेस्ट है, या तो फिर आपको टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या फिर आपको बेसिकली टेक सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो आप ये लीजिए। ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। मतलब बेसिकली जो चीज में आपको सॉफ्टवेयर बनाने में या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ इंप्रूवमेंट्स कराने में उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर को एज अ बिजनेस चलाने में, इन तीनों में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो कंप्यूटर साइंस आपकी ब्रांच है। बट अगर आपको समझो कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों में इंटरेस्ट है, या फिर व्हीकल्स में इंटरेस्ट है, तो उसमें भी अब ऐसा हो गया है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, आईओटीज आ चुके हैं, वो आप देखते होंगे एथर की या फिर टेस्ला की, तो उसमें भी अब कैसा हो रहा है, ऐप बेस्ड चीजें खुल रही है। जैसे अगर आप जूम कार खोलोगे तो जूम कार भी आप अपने एप्लीकेशन से खोल सकते हो एक गाड़ी को। सिमिलरली बाउंस में भी आप एप्लीकेशन से क्यूआर स्कैन करके गाड़ी चालू कर सकते हो। तो हर जगह पे इसका एप्लीकेशन बनता जा रहा है। मतलब एवरी कंपनी या अब एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनती जा रही है, तो इसके लिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बट ये भी समझना होगा कि एक पॉइंट आएगा जहां पर अगर आप बेस्ट नहीं होंगे तो आप रिप्लेसेबल भी हो जाओगे। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो जैसे अभी बहुत चैट जीपीटी और एआई की बात चल रही है। अगर तो 11th-12th में पढ़ रहा होगा उन्हें शायद इतना आइडिया नहीं होगा, बट एआई बेसिकली ऐसी चीज है जो मतलब जो काम इंसान नहीं कर सकता वो मशीन कर लेती है। ठीक है, इन अ नटशेल अगर मैं अपने को आपको समझाना हो तो, अगर आप में वो क्रिएटिविटी नहीं है, आप में वो लर्निंग कैपेबिलिटी, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे बड़ा चीज ये होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इंजीनियरिंग कर दिया तो आपका खत्म हो गया। नई टेक्नोलॉजी आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तभी ही आप कॉन्स्टेंटली पढ़ पाओगे, राइट। तो एक एडवाइस यही है कि आप अगर ये ब्रांच ले रहे हो तो आप ये समझ के लीजिए कि आपको कॉन्स्टेंटली टेक में मजा आता है, या फिर उसके आप वाया करके आपको कुछ और ढूंढना है। बट टेक आपको मजा आनी चाहिए इन अ नटशेल। मतलब कंप्यूटर से प्यार होना चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर बनाने में प्यार होना चाहिए, ऐसा। गॉट इट। तो और ज्यादा अगर आपके डिटेल में जाएं ब्रांच की, तो मेरे को पहले तो ये बताएं, लाइक आपके कॉलेज की बात करें तो आपकी ब्रांच को लेके कोई खास सपोर्ट है, कोई प्लस पॉइंट है कि भाई आपकी ब्रांच इज बेटर इन योर कॉलेज, और फैकल्टीज कैसी हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं ओवरऑल? हाँ, सो अगर मैं उस बेसिस पे बात करूँ तो अगर आप बैंगलोर में किसी को भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे आरबी या पीएस का सीएस अच्छा है। वो ऐसा इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो सपोर्ट सेंटर्स जिसकी मैंने बात की, सेंटर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सेंटर फॉर डेटा साइंस हो गया, जो पेस्यूआईओ के प्रोग्राम्स मैंने बोल दिए, या फिर इवन प्लेसमेंट असिस्टेंस, जिसके बारे में हम बाद में कवर करेंगे ऑफ कोर्स। बट वो सारे एसोसिएशंस जो है वो इस कैंपस, मतलब ये कॉलेज में ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू, मैंने दूसरे कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं किया पर मुझे पता है कि यहाँ सपोर्ट अच्छा है। सेकेंडली व्हेन इट कम्स फैकल्टी की बात करें तो ऐसा है कि अच्छे क्वालिफाइड रिसर्चर्स है। मतलब अगर आपको रिसर्च में भी इंटरेस्ट हो तो ऐसा नहीं है कि फैकल्टी सिर्फ पढ़ा के चली जाती है। आप एक उन फैकल्टी के साथ एसोसिएट होकर आप रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में भी जा सकते हो, आप इवन कॉलेज में इवेंट्स भी करवा सकते हो उनके साथ एसोसिएट होके, क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, टेक्निकल क्लब्स एंड कम्युनिटीज भी बहुत सारी है इस कैंपस पे। सो
सो उन सब हिसाब से सपोर्टेटिव फैकल्टी है। और मतलब ये तो हर जगह का रूल है, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे फैकल्टी को तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप नहीं दोगे तो आपको नहीं मिलने वाली है। तो वो तो फिर एक जनरिक हो गया कि, बट हाँ सपोर्ट वाइज एक एडिशनल सपोर्ट है और आगे का सोच के बनाया जा रहा है चीजें। ओके, तो लाइक हायर स्टडीज की अगर बात करें तो हायर स्टडीज को लेके क्या क्रेज है आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में, और फॉरेन जाने का कोई क्रेज है कि भाई फॉरेन ही जाना है हायर स्टडीज के लिए? बहुत लोग हैं, मतलब अगर मैं बात इस बात मैं 2021 का बैच हूँ। 2023 की बात करूँ मैं तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द माय बैचेस आर प्रोबेबली हैव ऑलरेडी फ्लोन, मतलब चले गए हैं या फिर प्लान कर रहे हैं 1-2 साल में निकलने का या इसी साल में निकलने का। तो हायर स्टडीज का तो क्रेज है, बट एक इक्विवेलेंट दूसरी वेव जो मैंने देखी है वो है कि इंडिया में लोग करना चाहते हैं, और वो करना चाहते हैं स्टार्टअप्स करके या फिर स्टार्टअप्स में काम करके, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यूएसए जो है वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे पहुंचता जा रहा है। सो यूएस वर्सेस इंडिया में लोग इंडिया प्रेफर कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली भी मैं भी मास्टर्स करने जाने वाला था, मैंने छोड़ दिया वो, मैं इधर ही रहा, मैं स्टार्टअप अब कर रहा हूँ। सो वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जाओ यूएस जाओ, तुम्हारे दोस्त जा रही है, बट मैं बहुत क्लियर हूँ कि बैंगलोर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, जहाँ जिसको लेके फिर मैं उधर जाऊंगा तो ज्यादा बेटर है। तो वो एक फर्स्ट थिंग हो गया, और क्रेज है, बट ये भी समझो कि हाइप है ये, ठीक है। जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप अभी 18 ईयर्स के हो तो 18 ईयर्स की उम्र में आपको 23 पे क्या होगा वो सोचने की अभी जरूरत नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एवरी ईयर एक साल में बहुत चीजें बदल जाती है। 6 महीने में एक प्रोडक्ट जीरो से सीड फंड ले लेता है, कभी कभी किसी का धंधा 1 CR से नीचे आ जाता, जीरो पे आ जाता है, या फिर कभी कभी कोई पर्टिकुलर पर्सन का कोई ऐसा प्लेसमेंट लग जाता है जिसमें उसको लगता है कि अब मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो इतना लॉन्ग टर्म अभी सोचने की जरूरत नहीं है। आप 2 इयर्स एक्सपीरियंस करो, प्रॉपर एक्सपोजर लो, प्रॉपर फैसिलिटीज अवेल करो, फिर एक कॉल लो कि क्या मैं इससे बेटर बाहर जाके कर सकता हूँ या फिर मैं इंडिया में ही इस चीज का ले सकता हूँ। तो वो कॉल आपको शायद 20 इयर्स के होंगे तब, आप 3rd ईयर में होंगे तब आप एक कॉल ले सकते हो कि मेरे को जीआरई अभी दे देनी है या फिर मैं बाद में कभी दे के निकलना चाहता हूँ, ऐसा। ओके, तो हायर स्टडीज को लेके एलओआर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर लाइक आसानी से मिल जाता है या उसके लिए कोई अलग से मेहनत करनी पड़ती है? आपकी क्या राय रहेगी स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, मतलब मेरा रूममेट अभी ही जस्ट इस साल यूएस निकल रहा है, तो अभी मैंने इसमें डिफरेंस ये देखा हुआ है कि एक मेरा रूममेट है और एक दूसरा मेरा एक फ्रेंड है। अब जो मेरा रूममेट है उसने अपने प्रोफेसर्स के साथ काम भी किया है, उसके साथ उसने उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, तो उसको एलओआर मिलना एक सॉर्ट ऑफ बहुत इजी हो गया था, क्योंकि प्रोजेक्ट वो पता है प्रोफेसर को कि हाँ इस स्टूडेंट को मैंने काम करते देखा है। बट सेकेंडली सिमिलरली अगर आप नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसे ही मिल जाएगा तो वो सॉर्ट ऑफ अनफेयर भी है। बट हाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे या फिर आपके फ्यूचर के साथ खेला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट और आपका क्लास टीचर वो आपको एलओआर देता ही देता है 99.99% केस पे, अनलेस आप बेसिकली अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जो एकदम ही अनजस्टिफाइबल है या फिर जिससे कॉलेज या उन प्रोफेसर की रिस्पेक्ट पे बात आ गई हो तो वो नहीं देगा। बट उसके अलावा कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज का टीचर आपका क्लास टीचर देता ही देता है, तो उसमें कोई वरी करने की चीज नहीं है। अब इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स की तरफ आए तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को ये बताएं, लाइक इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट है, लाइक कंपलसरी है, सॉरी, और स्टूडेंट अपने हिसाब से देख सकता है या कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में आपको एक इंटर्नशिप करनी है, बट ऐसा हो जाता है बहुत बार कि स्पेसिफिकली अगर सीएस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो कि बहुत सारे लोग 7 सेम में ही प्लेस हो जाते हैं, तो वो लोग उन लोग को उसी कंपनीज में इंटर्नशिप मिल जाती है जहाँ पे उनका प्लेसमेंट लगा है, तो वो सिनेरियो से थोड़ा सही है। बट हाँ कंपलसरी नहीं है। और स्पेसिफिकली पीएस की बात करूँ मैं तो पीएस में एक इंटर्नशिप ड्राइव भी होता है 6 सेमेस्टर में, जहाँ पे कंपनी सिर्फ इंटर्न्स उठाने आती है, तो आपका प्लेसमेंट सीजन चालू होने से पहले एक इंटर्नशिप सीजन भी हो जाता है 6 सेमेस्टर में। तो कंपलसरी नहीं है, बट ऐसा होता है कि अगर आपने कर ली तो आपके लिए बेटर ही है क्योंकि आपको एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिल रहा है। और उसके अलावा भी इनके वहाँ जैसे पेस्यू वेंचर लैब्स है, फिर जहाँ पे पीएस के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स है, या फिर जैसे हमारे जैसे एलुमनाई के साथ कनेक्ट है पीएस एल्मा कनेक्ट के साथ, जहाँ पे हम बेसिकली मेरी आज की डेट पे मेरी पूरी टेक टीम और पूरी मार्केटिंग टीम पीएस की है। कोई मेरे जूनियर्स है, कोई मेरे साथ पार्टनर्स हुए, तो हमें भी पता है कि पैसेल्मा कनेक्ट से हम भी लेते हैं कि हाँ चलो क्या हो रहा है इनके क्लब में, कौन सा टैलेंट मुझे उठाना है।
तो उस सिनेरियो पे और फिर सेंटर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग को भी एक वो जो सेंटर्स में आप अगर आप रिसर्च इंटर्नशिप्स करते हो या फिर कोई भी टीचिंग असिस्टेंट्स करते हो, वो सब भी एक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप ही गिनी जाती है। तो पॉसिबिलिटीज टू फाइंड एन इंटर्नशिप इमेंस है अगर मैं कंप्यूटर साइंस के हिसाब से बात करूँ तो। और सेकेंडली अगर उसके अलावा मैं बात करना चाहूँ तो कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आपके पास होगा तो सही रहेगा, बट हाँ हो ही जाता है, मतलब लोग ले ही लेते हैं मेरे जितना मैंने देखा है। गॉट इट। और पैकेज की अगर बात करें प्लेसमेंट्स में, तो क्या एवरेज पैकेज रहता है आपके ब्रांच को लेके? हाँ, सो अगर मैं मेरे वक्त की बात करूँ तो मेरे वक्त बिल्कुल। हाईएस्ट पैकेज गया था, एप्पल आई थी 62 lakhs देके। और लोएस्ट पैकेज में अगर देखूँ तो टायर 3 कंपनीज भी आई है, जैसे कभी कभी इन्फोसिस विप्रो भी आई है जो 3.5 का भी पैकेज लेके लोगों ने प्लेसमेंट किया हुआ है। ऑन एन एवरेज पैकेज 9, यहाँ पे मतलब टायर बेस्ड पैकेजिंग होता है, प्लेसमेंट चलते हैं हमारे वहाँ, जहाँ पर टायर 1, टायर 2, टायर 3, मतलब टायर 1 जो होता है वो होता है 12 lakh एंड अबो, नहीं 12 lakh एंड 7 एंड अबो, या फिर 8 एंड अबो, 8 एंड अबो है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 एंड अबो, 4 to 8 lakhs इज टायर 2 एंड बिलो 4 lakh इज टायर 3। सो अगर आपका टायर 1 पैकेज लग गया एक बार तो आप प्लेसमेंट में वापस नहीं बैठ सकते। टायर 2 लगा है तो आप टायर 1 कंपनीज के लिए बैठ सकते हो, और टायर 3 लगा है तो आप टायर 2 टायर 1 दोनों के लिए बैठ सकते हो। ऐसा करके बनाया था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और इससे आपका स्मार्टनेस भी दिखता है कि आप कैसे, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत बार बच्चे डर के बारे ये भूल जाते हैं कि जितनी उन्हें कंपनी की जरूरत है उतनी कंपनी को भी उनकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक वन वे राउंड है यहाँ पर। तो इससे एक स्टूडेंट स्मार्टली खेलता है कि अच्छा ठीक है, मेरा अगर टायर 2 में 7 का लग गया, 6 का लग गया है, तो मैं फिर टायर 1 में कौन सी कंपनी में देखूंगा, मैं बेस पे देखूंगा या फिर मैं टोटल ओवरऑल पैकेज देखूंगा। तो वो सब चीजें अपने आप आने लग जाती है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जब कैंपस प्लेसमेंट लगा था तो मेरे को टायर 2 कंपनी में लगा था, फिर टायर 1 कंपनी एक आई थी जहाँ पर मैं नहीं बैठा था ये देख के कि भाई मुझे पता है कि उसमें मेरे को इन हैंड सिर्फ 45,000 पर मंथ मिलने वाला है, और वो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है मेरी टायर 2 वाली कंपनी से, तो मैं क्यों बैठूं और मैं क्यों मेरी सीट जाने दूं। ऐसा तो वो सब स्मार्टनेस भी अवेल हो जाती है अपने आप टाइम के साथ। ओके, तो आपने लाइक ये तो बता दिया कि प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं कॉलेज में, पूरा सिनेरियो, बट कैंपस प्लेसमेंट्स को लेकर एक और सिचुएशन आती है, लाइक स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं ओवरऑल प्लेसमेंट से, या ऑफ कैंपस भी वो ऑप्शंस देखते हैं? मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं पीएस की बात करूं तो जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट ऑफ कैंपस जाने की, क्योंकि बहुत कंपनीज आती है, और प्लेसमेंट अगर आप सीएस में तो हो ही जाएगा, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए ऑनेस्टली, बट अगर आपने बेसिक मेहनत की है तो आपका प्लेसमेंट लग ही जाएगा। जॉब सबकी आज के मिनट में मेरे सारे दोस्तों, मतलब एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो जॉब के बिना बैठा हुआ है आज, ऐसा नहीं है। तो जॉब तो लग ही जाती है, ऐसा नहीं है, बट वही है कि अच्छी जॉब के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको वो स्टैंड आउट फीचर होना पड़ेगा। तो आती है, और कंपनीज भी अच्छी आती है। मेरे वक्त कल्ट फिट भी आई थी, मॉर्गन स्टैनली भी आई थी, फिर ये एप्पल तो मैं बता ही चुका हूँ। तो अच्छी कंपनीज आती है जो जिसमें आपका अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। बस वही है कि आप कैसे स्टैंड आउट हो रहे हो, कितना आपकी फंडामेंटल स्किल्स पे ग्रिप है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ वही देखते हैं कि आपने ज्यादा इंटर्नशिप्स किए तो आपको ले लेंगे, नहीं। अगर आपके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर है बट आपने इंटर्नशिप नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, आपके क्या प्रोजेक्ट्स है, आपने कैसे अप्लाई किए वो फंडामेंटल स्किल्स, वो उस पर ज्यादा फोकस रहता है। वो आपने ऐसे प्रोजेक्ट दिखाया तो भी चलता है, और एज एन इंटर्नशिप में करके सीखा है तो भी चलता है। ऐसा कोई नहीं होता, वैसा नहीं है कि आपने मल्टीपल जगह काम किया तो ये स्टैंड आउट कर देगा। हाँ, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया हुआ है। ऐसा ओके, सुमित, तो प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि और लोग ऑफ कैंपस भी ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैंने मेरा कैंपस प्लेसमेंट छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को ऑफ कैंपस बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं एक नॉर्वे में जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट लगा तो तब उसी टाइम पे मैं एक फ्रीलांसिंग भी कर रहा था एक नॉर्वे बेस्ड कंपनी के लिए, पर आवर बेसिस पे। तो उन्होंने मुझे यूएस डॉलर्स में ज्यादा अमाउंट दिया, तो फिर मैंने वो वाली जॉब ले ली, ऐसे रिमोट जॉब ले ली, क्योंकि तब कोविड चला था तो रिमोट का भी वो था, ट्रेंड था, तो मैंने तब रिमोट ले लिया। तो और अब उनके साथ मैं एसोसिएट हूँ 3 साल से। सो हाँ, डेस्टिनी कुछ भी प्ले करती है। या गॉट इट, डेफिनेटली वो तो सिचुएशन हर जगह रहती है। तो मीत, ये तो बात हुई कि आपकी ब्रांच में, आपकी फील्ड में कोई बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है। अब थोड़े से अदर सिचुएशंस की भी बात कर लें। तो सपोज कोई स्टूडेंट आपकी ब्रांच में ज्वाइन हो चुका है, पर उसे अब फील हो रहा है कि नहीं यार, ये ब्रांच मेरे को कहीं ना कहीं जस्ट नहीं रही, मेरे को पसंद नहीं आ रही और मैं इस पे वर्क नहीं कर पा रहा।
तो उन सिनेरियोज में क्या ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट के पास आपके कॉलेज में? अच्छा, सो अगर आपको वो रियलाइजेशन फर्स्ट ईयर में हो गया है, तो आप सेकंड ईयर में ब्रांच शिफ्ट कर सकते हो। मतलब सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ब्रांच शिफ्टिंग का ऑप्शन आता है, और जनरली ये नोटिस किया जाता है कि एक साल में समझ में आ जाता है कि मुझे इसमें समझ आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, ऐसा। और अगर सेकंड ईयर के बाद अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो, तो फिर आप लेट हो चुके हो, यू नो। तो फिर अलग अलग वैसे होता है कि जहाँ पे आप इंटरनली पहले वो उसका मुझे एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं आपको इस पे गाइड कर सकूं, क्योंकि वो सिनेरियो मैंने देखा नहीं है। तो कि किसी को सेकंड ईयर के बाद छोड़ना हो, लोगों ने ड्रॉप आउट ले लिया है कि हाँ वो निकल गए उस कॉलेज से, बट ऐसा नहीं है कि ब्रांच चेंज मैंने सेकंड ईयर के बाद देखा हो। हाँ, एक सिनेरियो ऐसा बना था जब पे मेरे दोस्त ने सेकंड ईयर के बाद किया था, पर उसने एक ईयर स्टेप बैक ले लिया था, और उसके बाद वो वापस चालू किया था। मतलब उसने सेकंड ईयर रिपीट किया था इन अ डिफरेंट ब्रांच, और फिर वहां से उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की थी। जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो ब्रांच समझ नहीं आ रही और आपको दूसरे में इंटरेस्ट है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। और हाँ, मैंने ये चीज भी नोटिस की कि बहुत मेरे वक्त ऐसा था कि कोई सीएस से दूसरी ब्रांच में नहीं जा रहा था, बट हाँ, मैकेनिकल से सीएस या फिर ईसी से सीएस के जंप्स मारे गए थे बहुत सारे। ओके, तो लाइक ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है, पर उसके कुछ सिनेरियोज भी होंगे लाइक सीजीपीए या कुछ, वो आप थोड़ा बताना चाहें? हाँ, सो अगर एग्जैक्टली सो ऐसा होता है, उसमें फिर क्यूमुलेटिव रैंकिंग निकलती है, क्योंकि समझो अगर सीएस में 180 सीट है, 180 सीट्स है, और उसमें से 178 फुल है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएस वाले बच्चों ने लेके रखे, तो आपके पास सिर्फ 2 सीट है। अब वो 2 सीट खाली है, उसमें केस लिया जाता है कि एक ईसी के टॉपर को मिलेगा और एक मैकेनिकल के टॉपर को मिलेगा, या फिर मैकेनिकल वाला बंदा सिर्फ ईसी में जा सकता है और ईसी वाला बंदा सिर्फ सीएस। सो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस सिनेरियो में, बेसिक जो डिसाइड किया जाता है कितनी सीट्स अवेलेबल है, और कि वो किसी को अकोमोडेट करने के लिए। और सीजीपीए वो रैंकिंग सीजीपीए के हिसाब से ही होती है जनरली, या आपके ग्रेड पॉइंट्स देख के किया जाता है वो। अदर ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स की बात करें तो जॉब रोल्स के हिसाब से प्लेसमेंट्स में डिफरेंशिएशन होता है, और क्या सीजीपीए कट ऑफ रहती है प्लेसमेंट्स में, वो थोड़ा बताएं। श्योर। सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करूं, तो अदर ब्रांचेस में भी अच्छे प्लेसमेंट्स है। सीएस जितने अच्छे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट सीएस के ही जाते हैं, पीएस से तो पर्टिकुलरली। बट ईसी ब्रांचेस और ईसी मैकेनिकल में भी प्लेसमेंट्स है। ईसी के सेकंड नंबर पे आते हैं और मैकेनिकल थर्ड नंबर पे आता है। अगर मैं कुछ कंपनीज का नाम लेना चाहूँ, तो अच्छी सेमीकंडक्टर कंपनीज भी आती है जो ईसी के इंजीनियर्स को हायर करती है, और सेकेंडली मैकेनिकल से तो मर्सिडीज बेंज हमारे वहां से हायर करती है। सो मर्सिडीज हमेशा हायर करती है, ये चीज मैंने नोटिस की है। तो बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं, वॉल्वो ने भी हायर किया हुआ है हमारे कैंपस से, बट हाँ, मैकेनिकल पे कंपैरेटिवली प्लेसमेंट्स कम है देन सीएस एंड ईसी। हाँ, और सेकेंडली अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूँ, तो इसमें भी वो होता है कि एप्लीकेबिलिटी होती है। सो हर कंपनी अपना एक एप्लीकेबिलिटी लेके आती है। अगर आप उस एप्लीकेबिलिटी पे मतलब फॉलो इन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कल्टफिट का एप्लीकेबिलिटी है कि आपका 8 सीजीपीए होना मैंडेटरी है। तो अगर आपके 8 सीजीपीए से कम है उस टाइम ऑफ, समझो अगर प्लेसमेंट चालू हुआ है 7 सेमेस्टर तक, तो 6 सेमेस्टर तक का क्यूमुलेटिव निकाला जाता है। तो जिस पॉइंट पे कंपनी आ रही है उस टाइम तक आपके सीजीपीए अगर उस पर्टिकुलर लिमिट से कम है तो आप नहीं बैठ सकते, ज्यादा है तो आप बैठ सकते हो। Amazon आई थी तो Amazon ने नो लिमिट रखी थी कि आप कोई भी बैठ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी नो लिमिट रखी थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छी कंपनी सीजीपीए का रिक्वायरमेंट रखती भी नहीं, और कभी कभी रखती है। फिर एक्टिव बैकलॉग्स भी एक होता है कि अगर आपके एक्टिव बैकलॉग्स है तो आपके चांसेस कम है कि आपको बेसिकली कट डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को ऐसा चाहिए कि उनको फिल्ट्रेशन उस बेसिस पे चाहिए कि किसी के एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग्स केटीज बोल सकते हो आप, बैकलॉग्स बोल सकते हो, जब बेसिकली फेल्ड सब्जेक्ट्स जो आपने क्लियर नहीं किया अभी तक। ओके, सो अटेंडेंस की अगर बात करें तो मेरे को ये बताएं कि अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या रहती है आपके कॉलेज में, कितनी कंपलसरी है, या स्टूडेंट अपने हिसाब से कहाँ टाइम मैनेज करना है, कहाँ स्पेंड करना है, वो सब डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, 75% मैंडेटरी है। बट अगर कोई पर्टिकुलर रीजन से आपकी अटेंडेंस कम हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिसर्च पेपर देने गए हो उसी कैंप कॉलेज वाया से, या फिर आप बीमार पड़ गए और आपके पास एक्चुअल प्रूफ है उन चीज़ों का, तो उस सिनारियोस पे चीज़ें अलाउंस की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर दिया जाता है अगर आपकी अटेंडेंस कम हो तो, बट हाँ, कुछ मार्क्स रिडक्शंस और वो कुछ चीज़ें उस पर होती है सब्जेक्ट्स में। ओके, सो अब एक और सिनेरियो होता है नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत रेयर होता है लेकिन कई बार हो जाता है कि स्टूडेंट को लगता है यार ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे को इंजीनियरिंग में ही मन नहीं लग रहा, मेरे को किसी और ही अलग फील्ड में कुछ करना है। मैं एक्सपीरियंस से बताऊं तो लाइक कई लोग मैनेजमेंट रोल को चूज करते हैं, कई लोग कंसल्टेंसी टाइप रोल्स को चूज करते हैं जॉब्स के लिए,
और कई लोग पैशन को फॉलो करते हैं, लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई। तो इन लोगों को अगर इन चीजों में करियर बनाना हो तो क्या ऑप्शंस रहते हैं आपके कॉलेज में? हाँ, सो इसमें भी ऑप्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका पहले सिनेरियो का एग्जांपल दूं तो बहुत सा डिलॉयट आती है, बिग फोर कंपनीज जो है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज है। फिर इवन बैंक्स आती है, जो 18 लाख का पैकेज लेके आती है फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनीज, क्योंकि उनको ऐसा इंजीनियरिंग वाले बंदे चाहिए जो, क्योंकि एक ऐसा होता है इंजीनियरिंग वाले लोगों को बोला जाता है कि वो जुगाड़ू है, तो वो स्ट्रीट स्मार्टनेस में बीट कर देते हैं। तो स्टिल वो लोग के लिए भी एक अलग वे ऑफ प्लेसमेंट ऑफरिंग्स है अगर आपको सिर्फ मैनेजमेंट या मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। उसके अलावा अगर आपको टैलेंट्स मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, आपको इवेंट्स कराना पसंद है, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो कॉलेज में क्लब्स भी है, डांस क्लब्स है, सिंगिंग क्लब्स है, इवन मतलब 50+ क्लब्स है हर कैटेगराइजेशन में। सो जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल क्लब्स में मैंने खुद ने 3 चालू किए थे जब मेरे ड्यूरेशन पे, और वो अभी अच्छे एस्टैब्लिश वे से चल रहे हैं। सिमिलरली डांसिंग में भी है, सिंगिंग में भी है, फिर सॉर्ट ऑफ MUNs है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये तो मुझे अभी याद आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, बट अगर आप PS की वेबसाइट पे जाओगे और /clubs पे जाओगे तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है कि वहां पर रह के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप की जो टीम थी, उनकी जो सपोर्ट स्टाफ थी वो हमारे BBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की प्रोफेसर है। यू नो ऐसे नोटेबल एलुमनाइज, और उसके अलावा भी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, आई डोंट रिमेम्बर उनका नाम, बट जो हमारे कैंपस के ही मतलब PS के ही है। उसके अलावा अगर आपको रैपिडो ऐप पता है तो रैपिडो ऐप का जो को-फाउंडर है, वो भी हमारे नोटेबल एलुमनाई है। ऐसा नहीं है कि बंद जाते हैं आप, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग लोगों ने काम किया हुआ है, एक्टिंग में भी है इवन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज क्लब्स के एक्सपीरियंस है, ड्रामा क्लब्स हैं, मैंगो बाइट्स करके ड्रामा क्लब है हमारा, तो वहां से भी उन लोगों ने वाया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री की है बाद में। तो ये सब एक्सपीरियंसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट हो। और इसके अलावा अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो और उसके साथ साथ भी आप ये कर सकते हो ऐसा पैशन ऐड ऑन, कि भाई किसी को डांस, मेरी एक फ्रेंड है उसको कोडिंग बहुत अच्छा लगता है, उसको डांसिंग भी बहुत अच्छा लगता है, तो उसने डांसिंग वाला अपना टर्पिशोर करके क्लब चालू किया हुआ, और आज उसमें 40+ मेंबर्स उनके जूनियर्स है, और वो बॉलीवुड डांसिंग में बेसिकली। तो वो साथ साथ भी आप और वो अभी फुल टाइम PWC में काम कर रही है, तो उसका वो क्रिएटेड क्लब आज 40+ मेंबर्स यूज करते हैं, डांस करते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ उनके जूनियर्स यूज करते हैं। तो अच्छा एनवायरनमेंट है उस सिनेरियो में कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर भी मिलता है। अदर फील्ड्स में अगर हायर स्टडीज की बात करें तो वहां हायर स्टडीज को लेकर क्या सिनेरियो रहता है दूसरी ब्रांचेस में, और फॉरेन में जाने को लेकर क्या सिनेरियो रहता है? अगर मैकेनिकल की बात करूं तो बहुत सारे मैकेनिकल से लोग हायर स्टडीज प्रेफर करते हैं, लाइक MTech कर रहे हैं, या फिर इवन मास्टर्स के लिए जर्मनी बहुत सारे लोग गए फ्रॉम मेरे बैचमेट्स जो मैकेनिकल में थे, वो जर्मनी बहुत चॉइस ओपिनियन था उनका कंट्री वाइज। एंड उसके अलावा इवन IAS और NDAs में भी लोगों ने अप्लाई किया है। सो फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर कलीग्स जो मैकेनिकल में थे, वो उसने आज इंडियन एयरफोर्स शायद क्रैक किया है, अभी जस्ट एंट्री लिया उसने। उस सिनेरियो पे मैंने मैकेनिकल वाले लोगों को ज्यादा जाते हुए देखा है। मतलब हायर स्टडीज परस्यूट करते हैं मैकेनिकल में जो होता है वो। इलेक्ट्रिकल वाले मोस्टली फॉरेन स्टडीज परस्यू कर रहे हैं आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, और CS वाले भी फॉरेन स्टडीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट साथ साथ स्टार्टअप्स में भी मैंने उनका रोल देखा। और ऐसा नहीं है, मैकेनिकल से भी कपल ऑफ पीपल दे हैव स्टार्टेड आउट अ फिनटेक कंपनी, जैसे एक कंपनी है goodluck.co करके। तो वो एक कंपनी, उनके फाउंडर्स ऐसे 2 मैकेनिकल्स है और एक मेरे CS का बंदा है। सो वो वहां से भी लोग फाइनेंस, मतलब एक मैकेनिकल का बंदा होते हुए भी वो एक फिनटेक कंपनी चालू कर रहा है, और उनके पहले उन्होंने ऑलरेडी एक ई-कॉमर्स कंपनी चालू करके रखी थी, जो VR वर्चुअल एक ऐप था जहाँ पे आप कपड़े VR यूज करके ट्राई कर सकते हो, चश्मे ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है कि वो सेंस ऑफ ट्रांजिशन नहीं है पॉसिबल, अगर आपको पसंद है तो आप कर लोगे ऐसा। गॉट इट। तो मीत, ये तो अपन ने बात करी कि पर्टिकुलर कॉलेज में और अलग अलग ब्रांच कॉम्बिनेशंस में स्टूडेंट के पास करियर के क्या ऑप्शंस रहते हैं। अब एक और मेन चीज होती है कैरेक्टर शेप करना, लाइफस्टाइल शेप करना, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं और जॉब्स में जाते हैं तो इसी को लेके एल्यूमिनी और स्टार्टअप्स की तरफ अपन बढ़े। तो पहले तो मेरे को ये बताया स्टूडेंट्स का एल्यूमिनी के साथ कैसा कनेक्ट रहता है और उसके लिए क्या क्या काम होते हैं कॉलेज में।
अच्छा, सो पहले तो इनका एक फोरम है, दैट इज PS एल्मा कनेक्ट करके, जहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एलुमनाइज भी है और स्टूडेंट्स, एक्टिव स्टूडेंट्स भी है। सो वो वे से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो कॉलेजेस पे जो क्लब्स है वो लोग रेगुलरली मतलब वो लोग अपने एलुमनाइज को बुलाते हैं कभी कभी। उस लेवल का मैं नहीं बोलूंगा कि जैसा बिट्स और IIT का एलुमनाई कनेक्ट है वैसा नहीं है अभी, बट आई थिंक वो शेप होता दिख रहा है जैसे जैसे इंटरेक्शंस बढ़ रही है। सो हाँ, बट ये है कि एलुमनाई कम्युनिटी है। स्प्रिंग बोर्ड का शायद CEO जो है वो भी एक हमारा ही एलुमनाई है, बट मुझे अभी पता चला था शायद स्प्रिंग बोर्ड या हाँ स्प्रिंग बोर्ड ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अगेन ये फैक्ट पे मुझे एकदम याद नहीं है, बट मेरे को स्ट्राइक हुआ तो मैं बस बता रहा हूँ। तो PS एल्मा कनेक्ट करके प्लेटफॉर्म है, बट उतना वाइडली यूज नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट हाँ ये है कि एलुमनाई के साथ कनेक्ट है। जैसे अभी रिसेंटली मैं ई क्लब जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है वहां जाके थोड़ा सा 45 मिनट का सेशन देके आया था। मतलब यूनिट ग्रुप डिस्कशन था जहाँ पे मैं एलुमनाई था और वहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट्स है सेकंड थर्ड ईयर के, जहाँ पे हमने सब पे टच अप किया था कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप करी जाती है बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। सो कुछ एलुमनाइज है जो रेगुलरली कनेक्टेड है, कुछ ऐसे है जो जिन्होंने छोड़ दिया है वो छोड़ दिया है वैसा। तो ओके हाँ, तो उस ओके। सिनारियो पे मैं बस बोलूंगा। और सेकंडली तो आपने क्या हाँ, अ, मैं आगे ये बढ़ाना चाह रहा था, लाइक स्टार्टअप कल्चर को लेके कैसा माहौल है और उसके लिए कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट और फैसिलिटीज है क्या? हाँ, सो पेस्यू वेंचर लैब्स करके उनका एक इंक्यूबेशन सपोर्ट है, ओके। जहाँ पे वो लोग इंक्यूबेशन दे रहे हैं PS के कॉलेज से जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स होते हैं वो। उसके अलावा ओके। एंटरप्रेन्योरशिप क्लब दोनों भी अभी अच्छा बनता जा रहा है। तो जो लेयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उस पर भी काम कराया जा रहा है। स्पेसिफिक वो कॉलेज लेड स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, जो एक अच्छी बात है कि उनको वो फ्रीडम दी गई है कि आप एक्सप्लोर करो, आप इवेंट्स कराओ, आप बुलाओ लोगों को ताकि आपको भी समझ में आएगा। तो वो एक सॉर्ट ऑफ पीयर टू पीयर लर्निंग भी क्रिएट कर देता है, तो उस सिनारियो पे फ्रीडम है कि आप कर सकते हो ऐसा। ओके। तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल ई सेल को लेके लाइक किस तरह के इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, सो ई सेल को लेके अभी अगर मैं देखूँ तो एक शी अभी अभी वुमेन्स डे आ रहा है 8 मार्च को। तो तभी एक पैनल डिस्कशन है ऑन जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लोग आ रहे हैं एज अ पैनल डिस्कशन फॉर 1 घंटे का सेशन है। उसके पहले इन्होंने फाउंडर्स नेटवर्किंग चालू करवाया था, जहाँ पे PS के ही फाउंडर्स या फिर PS के रिलेटेड जो भी एसोसिएट फाउंडर्स होते हैं उनको बुला के वो लोग अपनी जर्नी एक्सपीरियंस करा देते हैं और कैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट उनको अच्छा लगेगा कि क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर बात करवा रहे थे। तो ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं। फिर उनका ECL जैसा ECL बड़ा तो नहीं होता जैसा IIT बॉम्बे का होता है, बट उनके अपने अपने इवेंट्स भी है। जैसे किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो स्टॉक मार्केट का एक वर्चुअल इवेंट होता था जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और वो सब भी समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में सिर्फ हैकेथॉन्स भी करवाते हैं ये लोग। कि हैकेथॉन्स होते हैं, मेकेथॉन्स होते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपको आइडिया से लेके एक प्रोटोटाइप बना के रखना 24 आवर्स में। तो वो सब इवेंट्स भी होते हैं जो टाइमली सेमेस्टर वाइज कंडक्ट कराए जाते हैं, जो गॉट किसी इट गॉट इट। इंजीनियर्स करके फ्लैगशिप इवेंट है इनका जो हैकेथॉन है। सो वो सब भी है। तो मीत, जब अपन डिटेल में कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब आपने रिसर्च के बारे में भी बताया था कि रिसर्च होती है आपके कॉलेज में, तो उसको ही मैं और डिटेल में जानना चाहूंगा अभी, लाइक कॉलेज में रिसर्च को लेके ओवरऑल कैसा माहौल है, पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या और कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं, और कोई प्रोफेसर्स हैं जो बहुत एक्टिव हैं, फेमस हो, जिनके बारे में आप बताना चाहें? हाँ, सो अगर मैं रिसर्च पेपर्स की बात करूँ तो एक ऐसा हो जाता है कि सब नहीं कर रहे होते, बट कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि उनको करना ही है। सो जैसे ऐसा अगर मैं मेरे टाइम की बात करूँ तो मैंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। एक मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक रीजनल कॉन्फ्रेंस में किया था, सेकंड मैं दुबई जाके प्रेजेंट करके आया था ICETI 2020 में। मैं जनवरी में गया था, जहाँ पे मैंने प्रोवाइडिंग अ सिक्योर रिलायबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन का पेपर प्रेजेंट किया था यूजिंग डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। मतलब मैं चाह रहा था कि आधार को आप डिसेंट्रलाइज कर दो। इन अ नटशेल अगर मेरा पेपर का वो प्रेजेंटेशन। तो उस सिनेरियोस में अच्छे प्रोफेसर्स भी है। जैसे अगर मैं नोटेबली बात करूँ तो जो मेरी मेंटोर रही है मोस्टली वो बी इट पर्सनल बी इट प्रोफेशनल दोनों वैसे, तो एक आरती आर्या मैम करके है जो MCA की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर गौरी है, तो ये सब ऐसे है। फिर डॉक्टर संदेश है। इन्होंने बहुत काम किया हुआ है रिसर्चेस में। इन्होंने बहुत IEEE स्प्रिंगर जो वैल्यूएबल
वैल्यूएबल पब्लिकेशन है, वहाँ पर भी पेपर्स पब्लिश करवाए गए हैं। तो है मतलब रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, बट ये है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही इंटरेस्ट रहता है। मैंने ये चीज नोटिस की है बहुत सबको, जिसको बस ऐसा है कि जिसको हायर स्टडीज करने जाना है उनके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो एक फैक्टर रहता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना। और वो एक प्रोफाइल शॉर्टलिस्टमेंट में रिसर्च होती है, तो एक अच्छा बात रहता है ऐसा। गॉट इट। तो अपन ने एकेडमिक को लेके काफी डिटेल में डिस्कशंस करे, अब अपन थोड़ा सा एकेडमिक्स की तरफ बढ़ते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को बताया, लाइक कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंक्लूडिंग लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स हो गया, इन सबको लेके आपका क्या राय है? हाँ, सो अगर आप ईसी कैंपस की बात करें तो ईसी कैंपस में इट्स अ बिग, बहुत बड़ा कैंपस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, फिर एमआरडी स्टूडेंट ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारे बड़े बड़े इवेंट्स और वो सब होता है। उसके अलावा उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन लैब्स भी है, केमिस्ट्री लैब है, कंप्यूटर लैब्स है, मैकेनिकल लैब्स है, फिजिक्स के लिए भी लैब है। सो है वो सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और सॉर्ट ऑफ मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासरूम्स की बात करूँ तो मैं तो डिजिटाइज भी है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी भी सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है। प्रेजेंटेशंस है, सेमिनार हॉल्स भी है, अपार्ट फ्रॉम द एमआरडी ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल्स है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आपको करना हो तो। हाँ, ये है कि जो लेवल ऑफ बड़ा जो बोला जाता है, जैसे आईआईटी रुड़की है फॉर एग्जांपल, अब उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट ये है कि बेस्ड ऑन द रैंकिंग ठीक है, ऐसा अपॉर्चुनिटिस्टिक है। ओके ओके, गॉट इट। तो इसी के साथ हॉस्टल लाइफ की तरफ चले तो मेरे को पहले तो ये बताएं, हॉस्टल कंपलसरी है या डे स्कॉलर्स अलाउड हैं? नहीं, अलाउड है। तो बेसिकली अगर आप पीजी में रहना चाहते हो आप पीजी में रहिए, हॉस्टल में रहना चाहते हो हॉस्टल में रहिए। इनका एक चीज बहुत अच्छा है, सो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की हॉस्टल ही अलग है। सो रैगिंग का चांस ही नहीं है यहाँ पर। अगर मैं उसकी बात करूँ तो फर्स्ट ईयर का अलग ही हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ पे बस फैसिलिटीज है। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल कैंपस पे नहीं है, वहाँ कैंपस से 6 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल है जहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स है। 6:30 PM को गेट बंद हो जाता है एंड आपको कॉलेज को जाने के लिए पिकअप एंड ड्रॉप कॉलेज की बसेस आती है हॉस्टल, और लेने और रखने भी आती है। तो वो सिनारियो से अच्छा। तो लाइक लोकेशन वाइज सिटी से कैसे कनेक्ट है? कनेक्ट लाइक दूर है क्या है? अगर लोकेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है, जो वन ऑफ दी हाईटेक एरिया बोला जाता है बैंगलोर का, वो 1 किलोमीटर दूर है। और उसके अलावा कोरमंगला जो एक प्रॉपर सिटी एरिया माना जाता है, वो मड़ी वाला जो सिल्क बोर्ड अगर आपको पता ही होगा, बहुत बार बात करा जाता है, आरसीबी वाले भी बोलते हैं सिल्क बोर्ड पे बहुत ट्रैफिक है। वो वहाँ सिल्क बोर्ड सिग्नल से 5 किलोमीटर दूर है, एवरेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5-6 किलोमीटर्स। और एचएसआर लेआउट से अराउंड अप्रोक्सीमेटली वही 5-6 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा नहीं है कि सिटी से एकदम बाहर है, सिटी कनेक्टेड है, आपको बस फैसिलिटीज भी सारी मिलेगी। अब तो मेट्रो भी बन गया है ऑलमोस्ट, तो अगर मेट्रो चालू हो गया तो कॉलेज के सामने ही मेट्रो स्टेशन है, तो आपकी कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ अगेन, तो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलग है, फिर सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए अलग हॉस्टल है। हॉस्टल में भी फैसिलिटीज अच्छी है, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट, फिर उसके अलावा फूड भी कंपेयर टू, मैंने देखा है कि जो दूसरे लोगों से सुना है मैंने बैंगलोर के कॉलेज में, कंपेयर टू ठीक फूड है। अब हॉस्टल की दाल गीली होती है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, मतलब पानी, वो तो पानी होता है। और तो वैरायटी रहती है स्टूडेंट्स के लिए खाने में, और पेमेंट में प्रीपेड ऑप्शन ही है या पे फॉर ईच मील भी है? अगर उसकी बात करूं तो मैं, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आपको उनकी अलग से कैंटीन है जहाँ पे आपको बाय एंड फूड करना हो, तो बट सब कुछ इंक्लूडेड है। मेरे वक्त हॉस्टल की फीस में सब कुछ इंक्लूडेड था, अभी भी शायद सब कुछ इंक्लूडेड ही है। फी का नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं। बट हाँ, ये है कि आपको सब कुछ मिलेगा उधर, सॉर्ट ऑफ खाना, फिर आपकी लॉन्ड्री भी है, मतलब वीक वाइज आपको 2 दिन मिलेंगे जहाँ पे आपको लॉन्ड्री दे देनी होती है, और वो आपको दे देंगे। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो इंक्लूडेड ही होता है। हाँ, आपको अलग से अगर ब्लैंकेट या कुछ कराना तो आपको फिर करना पड़ता है, बट उसके अलावा तो ओवरऑल जो हॉस्टल लाइफ थी आपके एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कैसा था ओवरऑल हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस? वो मेरा बेस्ट टाइम था, क्योंकि मैंने मेरे 2 साल हॉस्टल में निकाले हैं, और मेरे हिसाब से वो बेस्ट टाइम था, क्योंकि उसमें कैसा होता है कि आपको अब याद आता है कि
कि वो कितना मजा था उस टाइम। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो बना है वो वहीं बना है, मतलब जो मेरे आज के कॉलेज मेरे अभी मेरा जो हॉस्टल का फर्स्ट ईयर का रूममेट है अभी वो अभी भी मेरा रूममेट है, तो वो 6 अच्छा। साल से हम रूममेट्स है। सो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि आप बेसिकली घर से ज्यादा यहाँ रह रहे हो और साथ साथ आप तीन अलग अलग लोगों के साथ रह रहे हो जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आपको मजा आएगा क्योंकि आपको जानने को मिलेगा, लाइफ स्टोरी जानने को मिलती है। हमने जैम सेशंस तक किए हुए हैं कॉलेज हॉस्टल में, हमने होली बनाई हुई है हॉस्टल में, हमने मैचेस खेली हुई है हॉस्टल में, तो बहुत अच्छा लगता है। हमने इवन हॉस्टलाइट्स वर्सेस नॉन हॉस्टलाइट्स का फुटबॉल मैच खेला हुआ है। सो ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत मजा बना देते हैं हॉस्टल को। और जो सिक्योरिटी और वार्डन है वो भी अच्छे हैं, मतलब मेरे वक्त तो बहुत अच्छे थे वार्डन सर, अभी का इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ सिक्योरिटी अंकल तो अभी भी वही अब्दुल अंकल ही है। अभी मैं जाता हूँ तो मैं मिलता हुआ जाता हूँ कभी कभी, तो इसका मुझे आइडिया है। तो इसी के साथ अगर सीनियर्स की तरफ सीनियर्स की तरफ बढ़े तो जैसे रैगिंग की भी अभी बात हुई थी अपने बीच में, तो ओवरऑल मेरे को बताएं सीनियर्स का कैसा माहौल है और एंटी रैगिंग कमिटी है क्या और एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या? हाँ, सो एंटी रैगिंग फॉर्म भराया जाता है, कोई एंटी रैगिंग कमिटी नहीं है, बट हाँ रैगिंग पे अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई केस बना नहीं है रिसेंट मेरे टाइम्स के वक्त में बात करूँ तो। बहुत सपोर्टिव है, इसका रीजन सिंपल है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में कोई सीनियर ही नहीं है उधर, तो आपको अपनी हॉस्टल पूरी खुद से बनाए। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में अगर आप जाओगे तो आप कैंपस के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओगे। अब इसमें ऐसा होता है फोर्थ ईयर वाला बंदा अपने प्लेसमेंट में लगा पड़ा होता है और सेकंड और थर्ड वाले में इतना फर्क होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग रहने लग चले जाते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में ग्रुप बन गया तो आप फ्लैट पे या पीजी में शिफ्ट हो जाओगे। सो उधर के हॉस्टल पे आप जाओगे तो ऐसा लगता है कि आप एक फ्लैट पे रह रहे हो और इतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और वो इतनी बड़ी 8 माल की हॉस्टल है, तब एक बिल्डिंग है पूरी अंदर बॉयज हॉस्टल करके। तो इतना रैगिंग का तो कभी कोई सिनेरियो बना नहीं है। और हाँ ये है कि आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म बनवाया जाता है, तो अगर आप कर रहे हो या आपसे हुई है तो आप दोनों वे से सेफ हो, मतलब दोनों वे से सेफ नहीं, सॉरी, अगर आपने किया है तो आपको रिपरकशंस मिलेंगे उस चीज के, और अगर आप पे हुई है तो आप फ्रीली आप बात कर सकते हो अपने वार्डन से जो उधर है, वो फिर एक्शन ले लेगा, करेक्ट एक्शन। ओके, गॉट इट। इसी के साथ फेस्ट और इवेंट्स की अगर बात करें तो एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या? स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, क्योंकि वो भी क्वेश्चन रहता है, या फिर सिंपल बेसिक इवेंट्स होते हैं? अगर मैं फेस्ट की बात करूँ तो हमारा जो फ्लैगशिप कल्चरल फेस्ट है वो है माया, जहाँ पर अगर आपको आरसीबी 12th मैन पता हो, दानिश सेठ, वो 2 बार आ चुका है। अच्छा। फिर अच्छे अच्छे लोग आते हैं। जो मेन कैंपस है उधर 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 तो फिर शंकर महादेवन और इवन बेनी दयाल वो सब भी आए हुए थे, हमारे में अभी तक नहीं आए, बट वो मेन कैंपस वाले जो आत्मतृषा करके फेस्ट होता है उधर आए हुए। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप मेन कैंपस पे फेस्ट हो रहा है तो भी आप जा सकते हो, आपके हमारे कैंपस में फेस्ट हो रहा है तो भी आप जा सकते हो। सो बेसिकली कॉमन फेस्ट ही एक सॉर्ट ऑफ, तो फेस्टिवल वाइज तो बहुत अच्छा रहता है, एक सॉर्ट ऑफ अलग ही वाइब होती है तब, क्योंकि आपको मजा आ रहा होता है और स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, क्योंकि है उस लेवल का ब्रांड नेम सिटी में कि लोग दे देते हैं पैसा जो देना होता है, और वो तो कमिटीज होती है, उसकी वो ऑर्गेनाइजेशन कमिटी में रहने का अलग फन है, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने का अलग फन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके ओके। सो उम्मीद काफी अच्छे से आपने सब कुछ डिस्कस करा और हमें सब कुछ बताया डिटेल में। अब कोई और इंटरेस्टिंग एडवाइस जो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, लाइक समराइज वे में, कि भाई इतने डिस्कशन के बाद कोई और एक्सपीरियंस हो बेसिस पे, कोई मिस्टेक्स हुई हो आपसे, आपके फ्रेंड से कॉलेज चूज करने में या ब्रांच चूज करने में, जो आपको फील होता हो कि यार ये पता होना चाहिए अपकमिंग जनरेशन को और उनके पेरेंट्स को, कोई भी राय आप देना चाहें? सो मेरी तो 2 या 3 एडवाइसेस है मेरे पास। फर्स्ट वन तो यही है कि आप ब्रांच पे फोकस करें, कॉलेज पे नहीं। क्योंकि कॉलेज आपके साथ 4 साल रहेगा, बट ब्रांच जो है वही आपको आपके लाइफ टाइम करना है, अगर आपको लॉन्गिटिविटी देखनी है तो वो ध्यान दें। सेकेंडली, ओवर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है कि यार मेरे को अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, नहीं। अगर आपको सीएस पसंद है फॉर एग्जांपल, तो बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जिन्होंने 6-6 महीने के कोहर्ट कोर्सेज करके आज वो टायर 3 कॉलेजेस से आते हैं, बट आज लंदन बेस्ड 220,000 पाउंड्स कमाते हैं महीने साल का। सो बेसिक पूरा स्किल बेस्ड गेम है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी से हो तो भी कोई इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि वो माहौल देता है वो कॉलेज। बट ऐसा है कि आप अगर स्किल्स पे फोकस रखोगे तो आप फोड़ ही लोगे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। तो स्किल्स पे ज्यादा फोकस रखो रादर देन ये सब कॉलेज की हाइप या ब्रांड नेम्स पे। और थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि
जब आप कॉलेज डिसाइड भी कर रहे हो ना, तो आप देखो कि आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको कंफर्टेबिलिटी फैक्टर क्या है और आपका ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी क्या है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत मैटर कर जाती है। आप फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ब्रांड के हिसाब से चलने लग जाओगे ना, तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे हमारे कॉलेज की बात करूं मैं, तो जब मैं ज्वाइन किया था तब वो 4th या 5th रैंक थी। आज वो इक्वली स्टैंड करती है पीएस मेन कैंपस के साथ। तो क्योंकि उन्होंने वो मैनेजमेंट सेम कर दिया, बोला कि सब सारे पीएस के ही बंदे हैं, सब कुछ कॉमनलाइज कर दिया है। सो अब ऐसा हो जाता है कि यार मैंने भी सेकंड रैंक कॉलेज से ऑफ कर्नाटका से ग्रेजुएशन किया, तो वो सब चीजें हट जाती है, जो 4th 5th जो रैंकिंग और वो सब की चीज है। तो ग्रोथ पे फोकस रखो, और हाँ ये है कि इंजॉय करो, वो वाला कोर्स लो तो मजा आएगा कॉलेज में, और क्लब्स ज्वाइन करो, प्रॉपर कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपको अभी से ये डिसीजन नहीं लेना कि आपको आपके 40-50s में कहाँ रहना है। ये आपका एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज है, सब कुछ एक्सप्लोर करो। मैंने मेरी इंटर्नशिप सेल्स में भी की है, फर्स्ट सेकंड ईयर, मैं थर्ड सेम से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैंने सेल्स में भी इंटर्नशिप की है, मैंने फिर उसके बाद मैनेजमेंट की इंटर्नशिप की है PSU के बाद, फिर मैंने वेब डेवलपर की इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने फुल प्रोडक्ट मैनेजमेंट की इंटर्नशिप की, फिर मैंने वेब डेवलपमेंट किया है, और उसके बाद अब मैं एक टेक स्टार्टअप चला रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ग्रेट सो एक्सप्लोर, ये सब एक्सप्लोरेशंस और उसके ही आया है, जो मैंने क्लब्स और उसमें पार्टिसिपेट किया उससे। तो गॉट इट एक्सप्लोर पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये तो आपने बहुत अच्छी एडवाइसेस दी और काफी अच्छी लर्निंग भी है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर इस फील्ड में उनको आना है। तो अब पर्टिकुलर अगर बात करें कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आपके कॉलेज में आपकी ही ब्रांच में आना है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली अगर कोई एडवाइस हो आपके लिए, कॉलेज बेस्ड या ब्रांच बेस्ड, लाइक मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ तो सीजीपीए कितनी मैटर करती है आपके कॉलेज में, सीनियर्स कितने मैटर करते हैं, तो उसके लिए आप अपकमिंग फर्स्ट ईयर जनरेशन को क्या राय देना चाहेंगे? अगर उसके बेसिस पे बात करूँ तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको सीएस में ही आना है, पीएस में ही आना है, सो ये एक चीज समझ लीजिएगा कि कंपेटिटिव तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। ठीक है, कंपटीशन है, क्योंकि ग्रेट टैलेंट आपके के साथ आप काम करोगे, राइट। तो 7.5 का सीजीपीए रखोगे तो मोस्टली सारी कॉलेज एग्जाम 7.5 का रखोगे तो आप बैठ पाओगे मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में, अगर आप जनरिक वो रखोगे तो। साथ साथ अगर आप एक्सपोजर और स्किल्स पे ध्यान दोगे तो सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हर बार लगेगा कि आप एक स्ट्रिक्ट कॉलेज में काम कर, मतलब बहुत आपके सीनियर्स आपको बोलेंगे कि यार स्कूल है यार, ये क्या है। बट ये है कि उसको अगर आप पॉजिटिवली लोगे ना तो सही है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांध के रखा गया है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा एक कॉशियस लेयर दिया गया है ताकि आप बिगड़ो नहीं, जो आपको नहीं बिगड़ना चाहिए उस टाइम पे। मस्ती करो मस्ती के टाइम पे, बट हाँ, सो वो सेट ऑफ चीजें हैं जो अच्छी है मेरे हिसाब से, प्रोटेक्शन रखता है एक स्टूडेंट का। और हाँ, ये 3 मेजरली बोलूंगा कि अगर आप हर बार आपके पास 2 टाइप के सीनियर्स होंगे, एक बोलेगा कि यार यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ, और दूसरा टाइप बोलेगा कि यार अभी बहुत कुछ है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको वो क्लास को हाफ खाली रखना, हाफ खाली देखना है या हाफ फुल देखना है। वो हर बार का कॉल है, आप कोई भी कॉलेज में जाओ आपको यही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो एंड में कंक्लूजन में मीत मैं आपसे जानना चाहूंगा, लाइक फाइनली 4-5 साल का जो पीरियड होता है एक इंजीनियर की लाइफ में, जब वो कोचिंग में बहुत मेहनत करता है जेई में रैंक स्कोर करने के लिए, बाद में कॉलेज में असाइनमेंट्स में, जॉब पाने तक एक पूरा हेक्टिक पूरा मेहनत से भरा हुआ पीरियड रहता है, तो आपको क्या लगता है ओवरऑल वाज इट ऑल वर्थ इट फॉर यू, या फिर आपके पास लाइफ में और भी कोई ऑप्शंस थे जिन्हें आप परस्यू करते तो और बेटर आपको लगता लाइफ होती आपकी? नहीं, मैं थोड़ा बायस भी हूँ यहाँ पर। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ मेरी कॉलेज लाइफ से, और उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया था। जब मैं 11th-12th भी करा था तो मेरे को ऐसा था कि मेरे स्कूल लाइफ के लास्ट 2 ईयर है, मुझे उसको उस हिसाब से ही एक्सप्लोर करना है। मैंने कॉलेज में भी आया तो मेरे साथ मेरे बैचमेट्स में ऐसे भी थे जो ड्रॉप आउट लेके बैठे हुए थे 1 साल 1.5 साल, जो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस चल रहे थे कि यार अब ड्रॉप आउट लेने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं IIT क्रैक नहीं कर पाया हूँ। बट मेरा ऐसा कभी माइंडसेट था ही नहीं। मेरे को लगता है कि जो लिखा है वो लिखा है, मेरे को मेहनत पूरी करते रहना है हर टाइम पे। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैंने सारे टाइप के एक्सपोजर लिए हुए हैं। मेरा सीजीपीए भी 7.91 का मैंने एवरेज ग्रेड मारा था। मेरी बैकलॉग भी आई हुई है, मैंने उसको क्लियर भी किया था कोविड में फ्लाई डाउन करके। मैंने प्लेसमेंट्स में, मेरे को जहाँ पे उम्मीद नहीं थी, मैंने वहाँ पे मेरी कंपनी भी ड्रीम कंपनी क्रैक की थी, और उसके पहले मैंने 6 HRs पे भी रिजेक्शन हुआ था, तो मैंने सब देखा हुआ है। और मेरे को यही लगता है कि हर एक इंजीनियर को सब देख लेना चाहिए, तभी आपको एक सेट ऑफ कंप्लीशन फील आती है। सो पूरा एक्सप्लोर करो, फेलियर को एक्सेप्ट करो, सक्सेस को भी उतना ही राइट के एक्सेप्ट करो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और मैंने तो क्लब्स में भी इतना पार्टिसिपेशन, मैं इवेंट्स भी कराता रहता था,
हमने कम्युनिटी इनिशिएटिव जैसे पेस्यू कोविड सपोर्ट भी किया था, जहाँ पे हमारी बैच ऑफ स्टूडेंट्स विद प्रोफेसर्स ऑफ पीएस हमने मिलकर 150 प्लस रिक्वेस्ट इंजेक्शन ऑफ बेड्स की रिजॉल्व की थी इन एंड अराउंड बैंगलोर। तो हमें लगता है कि हमने कंप्लीट किया है हमारे एंड से। अब मुझे इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यू नो। गॉट इट। तो आपके पास लाइक अभी भी कोई डायमंड बिजनेस का ऑप्शन रहता होगा, उसके बारे में लाइक कुछ कंफ्यूजन नहीं होता? मेरे को ऐसा हमेशा रहता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो घर चला जाऊंगा वापस सूरत। पर पापा ने अब बोल दिया है कि तेरा वो हाँ। दरवाजा बंद हो गया है, अब तू तेरे हिसाब से देख लेना। तो तो पापा मम्मी वही एक है। तरीके से प्राउड तो होंगे ही जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे उस जगह। तो हाँ, अब मतलब अभी रिसेंटली मेरे पापा मम्मी बैंगलोर से आए थे, बैंगलोर आए हुए थे। तो अच्छा। यू नो अच्छा लगता है जब एक ऑल पेड ट्रिप हम हमारे पेरेंट्स को करवाते हैं। इस बार मैं बैंगलोर गया, मैसूर गया, कूर्ग गया, तो उनकी गाड़ी, वो स्टे का खर्च, सब कुछ मैंने खुद उठाया। उसके साथ साथ एक अलग फीलिंग ये आती है कि जब वो मेरे को 2017 में 24 जुलाई को छोड़ने आए थे, तो वो गाइड कर रहे थे कि मेट्रो में हमें ये लेना है, हमें ये ध्यान रखना। अब मैं ध्यान रख रहा हूँ कि बाबा ये नहीं, फिर मैं कन्नड़ा बोलने लग गया हूँ। तो वो भी उनको अच्छा लग रहा है कि अब वो बेसिकली मैं उनका ध्यान, अब ऐसा नहीं बोलूंगा रख सकता हूँ, वही रख बिल्कुल सकते हैं मेरा बिल्कुल। ध्यान। बट उनको पता है कि हाँ, वो पापा की एक लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि 6 साल पहले मैं देख रहा था कि मीत को कहाँ लेके जाना है, और मीत देख रहा है कि हमें कहाँ लेके जाना है। तो वो अच्छा लगा था मुझे। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच मीत, आपके एक्सपीरियंस सुन के और आपका ओवरऑल जो आपने एक्सप्लेन करा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे से करा। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस पूरे कॉज के लिए, और वी रियली होप कि पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की इससे बहुत हेल्प होगी। ओके। इवन वी रियली होप दैट। और आप जो काम कर रहे हो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ऐसा डिटेल एनालिसिस करके किसी को देना ये बहुत वैल्यूएबल है। और आई वुड सजेस्ट कि जो भी पेरेंट्स है या फिर जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, उनको भी अपने और लोगों को दिखाना चाहिए, अपने बैचमेट्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ेगी, कंपटीशन करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप दिखाइए, बिल्कुल आप अगर एक साथ 2 लोगों को हेल्प कर जाओगे तो वो आपके साथ पूरी लाइफ रहेगा। तो सही है, ये बहुत बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। बहुत सही है। आई एम वेरी हेल्पफुल, आई थैंक एम यू, वेरी ग्लैड कि कुछ वैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच मीत, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने टाइम इतना निकाला और इस कॉज से जुड़े। प्लेजर प्लेजर।